हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस को टारगेट कर टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नाभिक की सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक की सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, रेडियोधर्मी होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो रेडियोधर्मी आखिर क्या है? रेडियोधर्मी बोल रहे या रेडियोधर्मिता, बात एक ही है। रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। पहले समझ ले दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, उसे क्या कहते हैं? धर्मिता या रेडियोधर्मी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, पाली। और अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध जी से, ये भी आप याद रखिएगा। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से एक भाषा है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुटअप किया है। जिस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है बिल्कुल उसी तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्राथमिक क्षेत्र करता है। इकोनॉमिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक में क्षेत्र आते हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे दोस्तों खेत में आप भी देख लोगे, धान का उगाना और मत्स्य पालन, रेशम के कीट पाले जाते हैं, रेशम के पेड़ पर उसका और खनन करना, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? विनिर्माण में, जैसे दोस्तों गेहूं से ब्रेड बनना, ये विनिर्माण हो गया। और अगर तृतीयक में कौन आते हैं? जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बस में आप सफ़र करते होंगे, वो तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। टीचर जो होते हैं, जो बच्चों की शिक्षा देते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। डॉक्टर जो है आप सभी को सेवाएं देते हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, अभी आप सभी को मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं। डाड द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। डाड द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी होगा, साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को देखने और बदलाव का सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग का गठन किया गया था। आपसे यह भी पूछा जा सकता था, साइमन आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए इसका नाम साइमन आयोग पड़ा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, साम जीनी, या जिसे जीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बायो का है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? तो इसमें से कौन शामिल थे दोस्तों? तो भगत सिंह जी शामिल थे। क्रांतिकारी भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी के कारण दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और दोस्तों राजगुरु जी जो थे, इनके सबके ऊपर लाहौर केस चला था, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक जो दोस्तों रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। इसी के अंदर साखी शबद रमैनी भी आती है बीजक के अंदर, ये भी आप याद रखें। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन
कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 18 में ये भी कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब यहाँ से ये है कि आप विदेशी जो उपाधि है उसे ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत का सर्वोच्च सम्मान जैसे भारत रत्न होगा, पद्म विभूषण हो गया, ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बाहर से जैसे डॉक्टर की होगी, इंजीनियर की, इस सब डिग्री को आप, उपाधि को आप अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी सी होगा, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? ये आप सभी का HW है दोस्तों। आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, 330, 331, 333 या 335। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। आगे देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम राष्ट्रीय आपात जब लगा था तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे, ये उस समय देश के राष्ट्रपति थे। अगला, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भारत में पूछा जा रहा है कि कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है। तो इसका राइट आंसर है अभी एक भी बार नहीं लगा है दोस्तों, वित्तीय आपात नहीं लगा। बाकी राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन जो वित्तीय आपात है वो नहीं लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी होगा, विलियम व्हेलबेल। यहाँ पर गलत लिखा है दोस्तों, विलियम व्हेलबेल होता है जिन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका या अपना चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।